गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज जो हमारा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, केवल एक दो भैया हैं जिनका होमवर्क मेरे पास आया है और बाकी के भैया बहनों का मेरे पास होमवर्क नहीं आया है। और कल मैंने आपको बोला था 2.2 प्रश्नावली का होमवर्क आपको ग्रुप में या मेरे प्रश्न नंबर पे डालना है, लेकिन एक दो भैया को छोड़ के किसी ने नहीं डाला। तो अच्छी बात नहीं, पढ़ाई स्टार्ट करो। देखिए एक्सरसाइज 2.3 इस प्रश्नावली में हमारे पास जो एग्जाम्पल है, पहले इस प्रश्नावली में मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी इसको मैं पहले उदाहरण से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके एग्जाम्पल बोर्ड में आते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पढ़ेंगे। बट आपको पहला प्रश्न है, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो √2, √3, √5 यहाँ तक एग्जाम में पूछ चुका बोर्ड में। जो सप्लीमेंट्री का पेपर था 2018 में, उसमें आया था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 तक पूछ चुका है। यदि आपको आपने यदि एक का सीख लिया, यदि आपने √2 का सीख लिया ना, तो आप √3 का, √5 का, √6 का, √7 का किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, फिर √3, 5, 7 इन सब के आप निकाल सकते हैं। देखो सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना? ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या ये इसमें बोल रहा है आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को हम उल्टा मानते हैं। इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? इस 2 को हमें, जो √2 है, इसको हमें एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा और इसी से हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, देखो माना √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने √2 को मैंने क्या मान लिया? माना √2 एक परिमेय संख्या है। और जब √2 को आपने परिमेय संख्या मान लिया तो बताओ, √2 को आपने परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? P बटा Q के रूप में हो जाएगा। √2 बराबर P बटा Q, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्या कहलाती है। और आपने √2 को आपने क्या माना था? परिमेय संख्या। जब आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको आप क्या लिखोगे? P बटा Q, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। यदि आप इसे पूछ सकते हो, इस तरह आपने बताया कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यदि Q का मान 0 हो जाए तो क्या होगा? देखिए यदि मान लो यहां लिख दिया मैंने 2 और यहां में ले लिया 0, ठीक है, तो इसका मान हमारे पास हुआ अनंत। ठीक है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। और जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते उसके बारे में आपको नॉलेज है क्या? नहीं। तो ये हमारे पास क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसलिए Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आगे √2 बराबर P बटा Q। इसके बाद मैंने क्या किया? इस Q को मैंने √2 से क्या कर दिया? वज्र गुणा, तो हो गया P बराबर √2 गुणा Q। उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का आपको करना है वर्ग। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर P का वर्ग किया, P स्क्वायर, √2 Q का मैंने इधर वर्ग कर दिया। ठीक है, P का वर्ग P स्क्वायर, √2 का वर्ग हमारे पास क्या होता है? 2। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या के ऊपर, यदि हमारे पास कोई संख्या √ में हो और उस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? √2 गुणा √2। और जब दो समान √ की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो उनकी टोपी हट जाती है और वो की वो संख्या ऐसे कैसे आ जाती है। तो बताओ √2 का वर्ग हमारे पास क्या होगा? 2, और Q का वर्ग क्या होगा? Q स्क्वायर। अब मैंने क्या किया? ये Q स्क्वायर है ना, इस Q स्क्वायर का मान चाहिए मेरे को, तो मैं किससे भाग दे दूंगा? 2 का भाग दे दूंगा, तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा 2 बराबर Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का मान निकालना है तो किसके साथ में कौन है? 2 किस में? गुणा में, तो 2 का क्या लग जाएगा? भाग, तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा 2 बराबर Q स्क्वायर।
ठीक है। अब इसमें आपको दो लाइन थ्योरी की लिखनी है। क्या लिखोगे? देखो, यदि 2 का भाग p में जाता है, यदि 2 का भाग p में जाता है तो 2 का भाग p स्क्वायर में भी जाएगा। अब ये लाइन समझो, मैंने क्या बोला? यदि 2 का भाग p में जाता है तो 2 का भाग p स्क्वायर में भी जाएगा। देखो, यदि मान लो मेरे पास जो संख्या है, यानी 2 का भाग p में जा रहा है, ठीक है, और तो 2 का भाग उसके स्क्वायर में भी जाएगा। जैसे यहां मेरे पास 4 है, ठीक है, 4 में बताओ 2 का भाग नहीं जा रहा है क्या? जा रहा ना। अब आप 4 का वर्ग करो, कितना होता है? 16। बताओ 16 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है क्या? जाता है। तो ये बोल रहा है यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या के वर्ग में भी 2 का भाग जाएगा। तो ये लाइन की मैंने, यदि 2 का भाग p में जाता है तो 2 का भाग p स्क्वायर में भी जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी समझ आ गया। अब आपको इसमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानोगे? माना p बराबर 2m, ठीक है, माना p बराबर क्या मानोगे? 2m। जैसे आपने दोनों तरफ वर्ग किया था वैसे ही इसमें भी आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे आपने इसमें वर्ग किया था दोनों तरफ, वैसे ही आपको इसमें वर्ग करना पड़ेगा। तो देखो p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मैंने p का वर्ग किया p स्क्वायर, 2 का वर्ग किया 4 और 2 का वर्ग करके 4 आ जाएगा और m का m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर है ना, यहाँ भी p स्क्वायर है। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों में यहाँ भी p स्क्वायर हमारे पास और यहाँ भी p स्क्वायर है। बताओ ये दोनों p स्क्वायर आपस में बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। यहाँ भी p स्क्वायर है और यहाँ भी p स्क्वायर है, तो इनके मान भी हमारे पास होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये p स्क्वायर और ये p स्क्वायर बराबर है, तो इनके मान भी हमारे पास होंगे बराबर। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या, देखो इस p स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है? 2q स्क्वायर, और इस p स्क्वायर का मान हमारे पास 4m स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से कट जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ बच जाएगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पे q स्क्वायर का मान निकाला था और 2 का भाग दिया था, वैसे ही आपको यहाँ पे m स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो किसका भाग दोगे? 2 का, तो हमारे पास क्या जाएगा? q स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पे q स्क्वायर का मान निकाला और 2 का भाग दिया, उसके बाद आपने क्या लिखा? यदि 2 का भाग p में जाता है तो 2 का भाग p स्क्वायर में भी जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यदि 2 का भाग q में जाता है तो 2 का भाग q स्क्वायर में भी जाएगा। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, देखो मैंने क्या बोला था? यदि 2 का भाग q में जाता है तो 2 का भाग q स्क्वायर में भी जाएगा। यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो उसी संख्या के वर्ग में भी 2 का भाग जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था। फिर देख लीजिए, यदि मेरे पास कोई संख्या 6 है, ठीक है ना, 6 में मैंने 2 का भाग दिया, बताओ 6 में 2 का भाग जा रहा ना। अब इस आप 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग क्या होता है? 36, तो बताओ 36 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा क्या? जाएगा ना। तो यही बात आपको इसमें समझनी थी। यदि 2 का भाग q में जाता है तो 2 का भाग q स्क्वायर में भी जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब आपको कुछ लाइनें थोड़ी की लिखनी है। इसमें क्या लिखना है? देखो समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि a व b का कम से कम एक गुणनखंड 2 है। समीकरण 1 और 3, जब समीकरण 1 और 3 देखोगे ना तो दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। कौन सा? 2। देखो ये हमारे पास समीकरण, ये रहा 3, ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और जब आप समीकरण 1 में भी देखोगे तो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये मैंने लिखा समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि a व b का कम से कम एक गुणनखंड 2 है। यह इस कथन का विरोधाभास करता है। यानी ये 2 है ना, ये 2 इस कथन का विरोधाभास कर रहा है कि 2 का भाग p में जाता है तो 2 का भाग p स्क्वायर में भी जाता है। उसी प्रकार 2 का भाग q में जाता है तो 2 का भाग q स्क्वायर में भी जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये इस कथन का विरोध कर रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, न तो 2 का भाग p में जाएगा और न ही 2 का भाग q में जाएगा। तो इसी बात को मैंने कहा, यह इस कथन का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य है।
ठीक है। ए और बी जो दो संख्या है दोनों हमारे पास क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इन दोनों में हमारे पास क्या है, विरोधाभास। और जब किसी भी चीज में या किसी भी प्रश्न में विरोधाभास की स्थिति आ जाए तो जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः जब हमारी परिकल्पना गलत हो गई तो बताओ √2 एक हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब किसी भी प्रश्न में या किसी वस्तु में आपस में विरोधाभास हो जाए तो एक व्यक्ति की बात हमेशा गलत होती है। तो हमने यहाँ पे √2 को एक परिमेय संख्या माना था, हमारी परिकल्पना गलत है, अतः गलत हो गई। तो बचा क्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारे पास कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे की ऐसे ही होगा, केवल आपको क्या चेंज करना है, जहां पे 2 है वहां पे आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है, और बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही होएगा। लेकिन आपको कुछ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखोगे, देखिए अब देखिए मैंने आपको क्या सिद्ध कराया, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपसे ऐसे बोलूं, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था जहां पे √2 है वहां पे आपको क्या करना है, √3। तो देखो यहां भी क्या जाएगा, √3, यहां भी क्या जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, यहां भी क्या जाएगा 3, और यहां भी क्या जाएगा 3, यहां भी क्या जाएगा 3, और यहां भी 3 आ जाएगा, यहां भी आपके क्या जाएगा 3, और यहां भी आपके क्या जाएगा 3। अब माना p बराबर 2 है, माना था ना, यहाँ पे क्या मानोगे, माना p बराबर 3 है। दोनों का वर्ग करोगे, जब 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 9 आएगा। क्या आएगा, 9। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 3, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 9 आएगा। 3 है जब 3 किया 9, यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा 3। तो यदि यहाँ भी आपको 3 लिखना है, ठीक है, यहाँ भी आपको 3 लिखना है, समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि a व b का कम से कम एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। और ऐसे की ऐसे लिख के लास्ट में आपको क्या करना है, √3, बस कुछ नहीं करना। जहां पे √2 है वहां पे √3 कर देना, बस आपका √3 सिद्ध हो जाएगा। अब आपसे पूछे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां पे √3 है वहां पे क्या कर दोगे, √5। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब यहाँ पे आप वर्ग करोगे, वर्ग 5 का वर्ग तो क्या आएगा 25 आएगा। तो बस थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और सभी संख्याओं में जहां पे 3 है वहां पे क्या करना है, क्या करना है 5 करना है। तो इसी प्रकार अब आपको घर से सिद्ध करना है कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको सिद्ध करके आप ग्रुप में डालना, और उसको मैं जांच करूंगा ताकि आपका प्रश्न सही है या गलत है। तो ये था आज का हमारे पास प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड में 3 नंबर का आया हुआ है। कल से हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल था, कल से हम इसका पहला प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।